आई एम प्रीति कुमारी एंड इस साल सिविल सर्विसेज परीक्षा में आई qualified and I've gotten rank 242. In this session we'll try to keep the language bilingual. हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करेंगे एंड एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मुझे दिए गए हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझसे पूछे गए हैं. तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एड्रेस दैट. वंस दोज क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड, उसके बाद वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एंड इस स्ट्रक्चर से वील फॉलो दिस. मैं पहले अपने बारे में कुछ बताऊँगी कि मेरा माय रूट्स आर इन बिहार एंड आई हैव ग्रोन अप इन डिफरेंट प्लेसेस, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड देन पटना एंड उसके बाद फिर दिल्ली. मैंने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की है, मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन. जर्नी मेरी कुछ ऐसी रही कि ये मैंने डिसाइड किया था कि आई वांटेड टू डू दिस इन क्लास 9th और कॉलेज के बाद डेडिकेटेड तरीके से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. बट इन माय फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स. उसके बाद फिर जब एक बार प्रीलिम्स हो गया तो उसके बाद आई क्वालिफाइड ऑल द स्टेजेस एंड फाइनली आई गॉट रैंक 242. आज के सेशन में एक स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा चलते हैं. तो पहले हम लोग थोड़ा-सा प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मेंस एंड देन उसके बाद इंटरव्यू. तो प्रीलिम्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं देयर आर 2 पेपर्स, जीएस 1 एंड 2. जीएस 1 के बारे में जब भी बात होती है, तो उसको मैं 2 तरीके से देखती हूँ. एक कि आपको पढ़ना कैसे है उसको एंड उसकी बेसिक बुक्स क्या हैं और उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. और दूसरा ये कि एग्ज़ाम रूम सिमुलेशन कैसा होना चाहिए. एंड बोथ ऑफ दीज़ पिलर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और दोनों को बैलेंस करके चलने पे ही प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने जर्नी में मैंने देखा कि जो पहले 3 अटेम्प्ट्स थे, स्पेशली मेरा सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, उसमें आई फेल्ट कि क्योंकि एग्ज़ाम रूम सिमुलेशन मिसिंग था, वो एग्ज़ाम रूम प्रेशर में हाउ टू अप्रोच थिंग्स उसमें थोड़ी कमियाँ थी. आई थिंक दैट वाज़ अ मेजर रीज़न फॉर नॉट क्वालिफाइंग द एग्ज़ामिनेशन. तो व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर कैसे करें, प्रीलिम्स की सारी किताबों को पढ़ें कैसे और सारी चीज़ें करें कैसे, तो प्रीलिम्स का अप्रोच ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. आप चीज़ों की कहानी को समझिए. मतलब आई कम फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो मेरे लिए हमेशा बहुत ज़रूरी होता था कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, अगर मैं उसको समझ जाऊँगी, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आई विल बी एबल टू एड्रेस इट, राइट? तो वो एक चीज़ करने की मैंने हमेशा कोशिश की. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हम सब लोग पढ़ते हैं, पर मैंने देखा कि प्री 1857 एरा की जो हिस्ट्री है, उसमें थोड़ी-सी उसमें लूपहोल्स थे, उसमें थोड़ा हेजिटेंस था उस फ़ेज़ को समझने में. तो फिर उसके लिए व्हाट आई डिड इज़ कि जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है, जो एनसीईआरटी भी है और उसका एक आई थिंक ओरिएंट का एक पब्लिकेशन आता है जो रेड कलर का कवर होता है. तो उसमें से मैंने प्री 1857 वाले चैप्टर्स पढ़ लिए ताकि मेरी स्टोरी बहुत क्लियर हो. तो उसके बाद आफ्टर दैट यू गो बैक टू योर स्पेक्ट्रम, तो देन इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड वन्स यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स, देन सॉल्विंग द यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस विल बिकम वेरी ईज़ी. क्योंकि आप क्वेश्चंस जब देखेंगे तो एवरी ईयर द सेंस ऑफ रैंडमनेस, द सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इज़ इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं. जबकि वो है नहीं. ऑल दैट इट्स डिमांडिंग इज़ दैट सेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो वो मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस किया कि सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझ लूँ, इंटरनलाइज़ कर लूँ. उसके बाद चीज़ आती है कि चीज़ों को याद कैसे रखना है. और कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, हमारे पास बहुत ज़्यादा याद करने के लिए कुछ ऐसे नहीं होता था. आप कॉन्सेप्ट समझ गए, उस कॉन्सेप्ट से आपने जाके लिख लिया, जो बेसिक चीज़ें होती थी वो सब याद रह जाता था. बट देन आई रियलाइज़्ड कि for example, why do engineering background students or science background students they do very well with prelims? तो मैंने देखा कि उनके पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. वो कुछ ऐसे निमोनिक्स बना लेंगे, वो अलग-अलग चीज़ों से मेमोरी से कनेक्ट कर देंगे चीज़ों को और दे विल ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स लाइक दैट. तो मैंने भी वो सारी चीज़ें की. आई फोकस्ड अ लॉट ऑन ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट आई एम रीडिंग, something that was missing in the other attempts where I was not qualifying prelims, especially my first and second attempt.
तो it's not just important to understand things, but it's also important to make a very conscious effort to remember things. और उसको याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज़ कि मेमोरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यू हैव एन ऑडियो मेमोरी, यू हैव अ विजुअल मेमोरी, तो ज़रूरी है कि यू टैप इनटू ऑल ऑफ देम। तो मैंने वो कोशिश की, जैसे मैं अपने नोट्स अगर बनाती थी तो उसमें कभी कुछ पिक्चर्स ऐड कर दिए या कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि जिसके थ्रू मुझे जल्दी से याद हो जाए। वही सारे फैक्ट्स को मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के अपने रूम पे भी हर जगह लगा लेती थी। अभी मेरा दीवार खाली है, बट पहले पूरे स्टिकी नोट से भरा रहता था। तो वो सारी चीज़ें करके अलग-अलग तरीके से आई ट्राई टू कॉन्शियसली रिमेंबर थिंग्स। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में किताबें पढ़ते वक़्त ये होती हैं कि यू डोंट नीड टू रन आफ्टर डिफरेंट सोर्सेज़। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर लिमिटेड सोर्सेज़ एंड उसी के आइटरेशंस अगेन एंड अगेन आपको करने होते हैं। बेसिक बुक्स अगर मैं बताऊँ फॉर पीपल, क्योंकि ये भी एक सवाल इसमें था, वो यहीं पे एड्रेस कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो पॉलिटी के लिए हमारा लक्ष्मीकांत हो गया। हिस्ट्री के लिए मैंने जो देखा, क्योंकि जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था उसमें भी जीएस 1 में आई जस्ट मिस्ड इट बाय लेस देन अ मार्क। सो आई फेल्ट उस साल भी मिडीवल के क्वेश्चन्स बहुत आए थे और हिस्ट्री के क्वेश्चन्स थोड़े रैंडम से लगे थे लोगों को। बट उस अटेम्प्ट में भी और उसके बाद वाले अटेम्प्ट में भी, जिसमें आई गॉट वेरी हाई मार्क्स इन प्रीलिम्स, उन दोनों अटेम्प्ट में आई कुड डू वेरी वेल विथ हिस्ट्री थ्रू द तमिलनाडु का नया वाला जो किताब आया है। वो थोड़ा कलरफुल सा भी है, बहुत सिंपल है और उसको पढ़ लेने से उस पूरी स्पेशली एंशिएंट मिडीवल की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है, चीज़ें याद भी रहती हैं और उसके रिविजन्स आप बहुत बार कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट तमिलनाडु की जो नई वाली किताबें हैं, तमिलनाडु पब्लिकेशन की, तमिलनाडु स्टेट की जो किताबें हैं, उस पे यू कैन फ़ोकस फॉर हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए फॉर प्री 1857 एरा मैंने बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है, उससे वो चैप्टर्स पढ़ लिए थे एंड अदर देन दैट आई स्टक टू स्पेक्ट्रम एंड आई डिड मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ स्पेक्ट्रम एंड आई आल्सो मेड माय ओन नोट्स। और मैं नोट्स ऐसे बनाती थी कि वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आ जाएँ। Geography के लिए I basically followed all the NCERTs, especially focusing on class 11th and 12th NCERTs. And for most of the concepts, I used to try to look at YouTube videos or other videos that are freely available on YouTube to understand all the concepts and internalize it. क्योंकि आप देखेंगे prelims stage पे geography के ज़्यादातर questions जो आ रहे हैं, वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने वो कॉन्सेप्ट समझा है? अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझा है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो ज्योग्राफी के लिए ये था। इकोनॉमी के लिए आई डिड मृणाल। मृणाल के जो नोट्स आते हैं और उनके जो वीडियोज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं, आई फॉलोड दैट एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। फॉर एनवायरनमेंट आई फॉलोड शंकर की किताब और संतोष सर जो हैं, आई थिंक संतोष सर फ्रॉम लेवल अप आईएएस, उनके जो बायोडायवर्सिटी के नोट्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी गुड एंड यू कैन गेट एक्सेस टू इट एंड यू कैन फॉलो दैट। तो मैंने बायोडायवर्सिटी के लिए वो फॉलो किया बिकॉज़ ही अपडेट्स इट। एंड फॉर साइंस आई फॉलोड विजन का मीन्स 365 बेसिकली एंड जो भी करंट में चीज़ें होती हैं एंड नाउ यू विल सी कि द हिंदू के भी संडेज़ को पब्लिकेशंस आते हैं व्हिच आर मोर इन डेप्थ। So you can identify if you're reading newspaper through the year, you can identify which are the topics which are in news, and you can make sure that you understand those concepts very well because those are the concepts that will be tested. तो sources के लिए prelims GS1 के लिए this is what I followed and what you need to remember for preparing all of these books is पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप किताब भी उठाने से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ठीक है? दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है व्हिच आई यूज्ड टू रेफर टू एंड आई एम नॉट एस्पाउसिंग एनी वन पर्टिकुलर पब्लिकेशन ओवर अनदर। और भी पब्लिकेशंस हैं जिनके ऐसे कंपाइलेशंस आते हैं, मेरे पास ये थी और उसमें पिछले 25, 26, 27 साल के टॉपिक वाइज़ पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने इस किताब को चाट लिया था फॉर बोथ माय 3rd एंड माय 4th अटेम्प्ट। आई यूज्ड टू जस्ट repeat read it. I used to do it as a test. I used to revise it again and again. मेरे पास 2 कॉपीज़ होती थी। एक कॉपी को मैं उसके हर एक सेक्शंस को मैंने फाड़ लिया था एंड सोने से पहले आई यूज्ड टू लुक एट इट, randomly I used to look at it. So I really did my past year questions very thoroughly.
एंड इन माय 4th अटेम्प्ट इट सर्टेनली पेड ऑफ। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे मैं इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि वेदर इट्स प्रीलिम्स या फिर आगे मेंस की भी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इवन बिफोर लुकिंग एट योर चैप्टर्स, यू शुड लुक एट द क्वेश्चंस बिकॉज़ यूपीएससी डज़ सीम लाइक एन एंडलेस सी। The books are many, sources are many, there are so many things to do, so many stages to qualify कि आप फँस जाएँगे कहीं न कहीं, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे। फॉर एग्ज़ाम्पल पंचायती राज का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो आपने पहले अगर पंचायती राज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए एंड आफ्टर दैट यू गो एंड रीड दैट चैप्टर, तो आपको पता है कि किस डेप्थ तक पढ़ना है, कौन से ऐसे थीम्स हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, जो रिपीटेडली यूपीएससी पूछ रही है ना? और उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिया, किताबें पढ़ लीं, किताबों को बार-बार रिवाइज़ कर लिया, टेस्ट्स दे दिए, ठीक है? अब जो एक सेकंड पिलर होता है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन का व्हिच इज़ एग्ज़ाम रूम सिमुलेशन, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली एम्फसाइज्ड ऑन इन माय 4th अटेम्प्ट एंड दिस इज़ व्हाट मेड अ डिफरेंस इन माय केस। तो जो कोचिंग वगैरह के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, उसका रोल मेरे हिसाब से, एंड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मेरे हिसाब से उसका रोल इज़ प्राइमरीली फॉर योर लर्निंग टाइम मैनेजमेंट एंड लर्निंग दैट हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच द पेपर फाइनली, है ना? तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि ऑलमोस्ट डेढ़ महीने बिफोर द एग्ज़ाम, एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू द सेंटर एंड राइट द पेपर। मोस्ट पीपल आर गोइंग टू टेल यू कि आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि घर का माहौल थोड़ा कभी-कभी कैजुअल रह जाता है। आप चीज़ें रिगोरसली फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप वही एनवायरनमेंट सिमुलेट करिए क्योंकि प्रीलिम्स आज के डेट में सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फँस रहे हैं। 4 से 5 लाख लोग लिखते हैं, 10-11 हज़ार लोग क्वालीफाई करते हैं एंड सम ऑफ द मोस्ट डिज़र्विंग पीपल आर नॉट क्वालीफाइंग इट एंड इट्स जस्ट ट्रेजिक, इट्स एब्सोल्यूटली ट्रेजिक। तो कोई भी चीज़ को कैजुअल तरीके से लीजिए ही मत, है ना? तो इसीलिए ज़रूरी है, एंड मैंने ये चीज़ 3 बार फ़ेल करके बिल्कुल समझ लिया था कि कहीं पे भी कुछ भी चीज़ कैजुअल तरीके से नहीं लेना है। तो मैं सेंटर पे जाके लिखती थी टेस्ट, ओएमआर फिल करती थी प्रॉपर्ली एंड आई डिड दैट थिंग वेरी रिगorously। जीएस 1 का पेपर जो टाइमिंग है फर्स्ट स्लॉट में उसको लिखती थी, थोड़ा-सा ब्रेक ले लेती थी, फिर सीसैट का पेपर उसी टाइम स्लॉट में वैसे ही माहौल में आई यूज्ड टू राइट इट एंड आई फेल्ट दैट रियली मेड अ डिफरेंस। एक चीज़ और जो मैंने बदली, वो ये थी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई यूज्ड टू अटेम्प्ट, है ना? तो वो बहुत सारे लोगों का अलग-अलग एक स्वीट स्पॉट होता है। 3rd अटेम्प्ट की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, आई यूज्ड टू सी कि वो हमेशा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और उसके मार्क्स हमेशा 120 के आस-पास आया करते थे। तो और मैं ठहरी समबडी हू वाज़ स्ट्रगलिंग विथ प्रीलिम्स, तो मुझे बहुत वो लगता था कि आई आल्सो शुड ट्राई इट। तो मैं करती थी कोशिश 3rd अटेम्प्ट के टाइम में भी आई यूज्ड टू ट्राई दिस, लेकिन फाइनल पेपर जब मैं गई देने, तो मैंने 84-85 क्वेश्चंस ही किए एंड फाइनली आई सॉ दैट आई मिस्ड इट बाय 1 मार्क। तो 4th अटेम्प्ट के जितने भी मैंने मॉक्स दिए एंड जो फाइनल पेपर दिया, मेरा अप्रोच यही था कि मुझे 99 टू 100 क्वेश्चंस करने हैं एंड आई डिड इट। तो बहुत शॉकिंग लगता है बहुत सारे लोगों को बिकॉज़ 4th जो पेपर था 2021 का, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एवरीथिंग सीम्ड वेरी आर्बिट्रेरी। लेकिन प्रीलिम्स इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड इट्स जस्ट अ ब्रूटल फैक्ट। तो वो जो एक खेल है, उसको खेल की तरह खेलना ही पड़ेगा और आपको ऑफ़ेंसिव पे रहना ही पड़ेगा, है ना? एग्ज़ाम को आप ऑफ़ेंसिव पे रहने देंगे, तो फिर आपकी बजेगी बैंड, वो आपको होने नहीं देना है ना? तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी ऑन एन ऑफ़ेंसिव एंड आने दो जो पेपर आता है, आने दो जो क्वेश्चन आता है, आई विल अटेम्प्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आई यूज्ड टू अटेम्प्ट इन माय मॉक्स। सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन्स, आई वेंट टू द फाइनल एग्ज़ाम एंड आई अटेम्प्टेड 99 क्वेश्चन्स। बात बस इतनी सी थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैंने जितने भी मॉक्स दिए, जितने भी पेपर्स दिए, पास्ट ईयर पेपर्स दिए, उन सब में जब भी मैं इस रेंज में अटेम्प्ट कर रही थी, आई वाज़ ऑलवेज़ गेटिंग 120 प्लस, ठीक है? तो इसीलिए आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप भी अपने एग्ज़ाम रूम का फाइनल डे का एक अप्रोच आइडेंटिफ़ाई करके फ़ॉलो करेंगे।
wherein you will see कि कौन से how many number of questions you're getting somewhere around say 105 or more. You know, don't target. अभी अगर आप पिछले कुछ साल के कट ऑफ देखेंगे तो इट्स अंडर 100. सो लेट्स अज्यूम कि अगर पेपर बहुत रेडिकली नहीं चेंज होता है तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड दैट. बट डोंट टारगेट द कट ऑफ्स. टारगेट समथिंग अबव 10-15 मार्क्स, वरना आप वहीं पे जाके फंस जाएंगे, क्योंकि अक्सर कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिफर करते हैं यूपीएससी के आंसर की में. तो इसीलिए कोशिश करिए कि 105, 110 इन उसके ऊपर आपके मॉक्स वगैरह में भी, और एक्चुअली मॉक्स से ज़्यादा आपके पास्ट ईयर्स में आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं. तो पिछले साल 10th अक्टूबर को प्रीलिम्स था, और 3rd अक्टूबर जो एक संडे पहले था, उस दिन मैंने क्या किया था कि आई टूक अ पास्ट ईयर पेपर. मैंने एक ऐसा साल आइडेंटिफाई किया जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि माय अटेम्प्ट स्टार्टेड फ्रॉम 2018 एंड व्हिच वाज नॉट वेरी फ़ैमिलियर विथ मी. तो मैंने देखा कि 2017 का पेपर थोड़ा-सा वैसा था. तो आई टूक अप 2017 का पेपर. आई वेंट टू द सेंटर एंड मैंने उस पेपर को वैसे ही दिया जैसे मुझे फाइनल पेपर देना था. तो जितने भी आपके टेक्निक्स होते हैं एलिमिनेशन के, आपके कुछ रैंडम इंट्यूशंस के, आपके 2 ऑप्शंस को हटा दीजिए, और कुछ स्वैप करके ऑप्शंस एंड कीवर्ड्स एसोसिएट करके, जितने भी ऐसे तरीके होते हैं, व्हिच इज़ अ मैटर फॉर अ डिफरेंट डिस्कशन ऑन अनदर डे. वो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की एंड मैंने देखा कि आई एम गेटिंग 120 प्लस. तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आज 3rd अक्टूबर है, 10th अक्टूबर को मैं जाऊँगी सेंटर पे, मैं यही चीज़ें दोहराऊँगी एंड आई विल क्वालिफाई इट. तो मैंने वही चीज़ें की एंड इट वर्क्ड, राइट? तो पेपर 1 के लिए यही था. एग्ज़ाम रूम सिमुलेशन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना ज़रूरी है, सिर्फ़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इतनी रैंडम होती जा रही हैं कि you will need to be on an offensive, and your biggest strength is going to be your past year questions, because those are repeated, and your conceptual clarity and the confidence कि आपने जो चीज़ें की हैं अभी तक, वही चीज़ें आपको फाइनल पेपर में भी हेल्प करेंगी. अब आते हैं सीसैट पे, तो जो सेकंड पेपर है. सीसैट के लिए बिकॉज़ आई हैव आल्सो फेल्ड सीसैट पेपर इन माय थर्ड अटेम्प्ट. तो थर्ड अटेम्प्ट में पहला पेपर जीएस-1 आई फेल्ड इट बाय लेस देन 1 मार्क एंड आई फेल्ड सीसैट एज़ वेल. और सीसैट में फेल होने से ज़्यादा पेनफुल कुछ है नहीं. तो लेट्स ट्राई एंड अवॉइड दिस सिचुएशन फॉर अस. तो इसके लिए अप्रोच मेरा ये था, व्हिच आई थिंक इज़ समथिंग दैट रियली वर्क्स, इज़ कॉम्प्रिहेंशन की पहले बात करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है. आप पिछले साल जैसे अभी 2021 के सारे आंसर कीज़ आ चुके हैं. आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाएँगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, और जो यूपीएससी की आंसर की है, उससे आप मिला लीजिए, मार्क कर लीजिए, ठीक है? जो भी आपके सही ऑप्शंस यूपीएससी बता रही है. And again and again and again, just go and read those options. Read those options again and again of different years and keep doing it. इससे क्या होगा कि you will understand which are the options that UPSC is going with. ठीक है? Comprehension by itself is no rocket science to comprehend, to, but उसका जो यूपीएससी क्या किस मापदंड पे उसको चूज़ कर रही है, वो समझना ज़रूरी है, ठीक है? उसके कुछ कीवर्ड्स भी मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं, जैसे तरीका ये है कि सबसे पहली चीज़, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जैसे आप जीएस-1 में हटा देते हैं, वैसे ही आप सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन में भी हटा दीजिए. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हटाने के बाद अक्सर 2 ऑप्शन में आप फँस जाते हैं. उन 2 ऑप्शंस में से आप उन ऑप्शंस को चूज़ करिए व्हिच आर वाइडर, व्हिच आर मोर जेनेरिक एंड व्हिच आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड पॉजिटिव, ठीक है? तो इन ऑप्शंस के तरफ यू शुड लीन, एंड दिस मोर और लेस ऑलवेज़ वर्क्स. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है उस समय. और दूसरी चीज़, जब आप वो ऑप्शंस जो यूपी पास्ट ईयर पेपर्स में आप उसको रिपीटेडली देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना कि आपके ज़्यादातर ऑप्शन सही होंगे, ठीक है? बाकी कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि 100% एक्यूरेसी हो नहीं सकती है. सो वर्स्ट केस सिनेरियो 50-50, बेस्ट केस सिनेरियो 60-40, 70-30. 70 सही होने चाहिए, 60 सही होने चाहिए. दैट शुड बी योर टारगेट फॉर योर सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? इसके अलावा कुछ ज़्यादा ख़ास करने की ज़रूरत है नहीं.
अब आते हैं जो दूसरा उसका पार्ट है मैथ्स एंड रीज़निंग। तो मैथ्स एंड रीज़निंग को पहले करना है। मेरा अप्रोच ये होता था कि उसको पहले कर लीजिए क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बेटर होगी। और इसमें भी अब जैसे अगर आप इस साल का पेपर देखेंगे, इस साल का पेपर इट वाज़ वेरी रैंडम एंड मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे वो समझ में भी नहीं आ रहे थे। उस टाइप की लेवल पे यूपीएससी अब जा रही है एंड इट डज़न्ट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, यू नो यू आर अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, आपने सीसैट की कोई कोर्स की है, नहीं की है, आप आईआईटी से हैं, आपने साइंस और मैथ्स जीवन भर पढ़ा है, आपने जीमैट क्वालिफ़ाई किया है, आपने कुछ भी किया हो, यूपीएससी के सीसैट का लेवल कुछ डिफरेंट बन रहा है, उसके लिए एक अप्रोच होना ज़रूरी है। जो लोग अभी इस प्रोसेस में नहीं आए हैं, उनको लगता है 66.6 मार्क्स लाना इज़ वेरी ईज़ी। लेट मी टेल यू इट्स नॉट, इट इज़ डिफिकल्ट बट देयर इज़ अ वे टू डू इट। तो मेरा फंडा ये है कि जो लो लाइंग फ्रूट्स है ना, रीज़निंग और मैथ वाले सेक्शन में, पहले उसको टारगेट करना है और उसमें प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर लेनी है कि वहाँ पे गड़बड़ आपसे ना हो, ठीक है? तो I'll just mention those sections. So you have syllogisms, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो 6-7 टॉपिक्स हैं जिस पे साल दर साल क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, इस पे कोशिश करिए कि आपका कुछ गलत ना हो, ठीक है? तो अगर ये सारे क्वेश्चन सही हो जाएँगे और कॉम्प्रिहेंशन में भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो वहाँ पे भी अगर सारे हो जाएँगे, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड आई एम सेइंग दिस, ये बहुत ही रुडिमेंटरी अप्रोच है फ्रॉम समबडी हू कम्स फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड जो मैथ्स पूरा भूल गई थी। और मैंने 3rd अटेम्प्ट के बाद आई डिड सीसैट क्लासेस आल्सो, तो मैंने वो क्लासेस भी किए और जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं वो सब कुछ करने के बाद मेरे हिसाब से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर लीजिए तो सीसैट निकल सकता है, मच अबव 66.6 से निकल सकता है, ठीक है? तो ये हो गई प्रीलिम्स की बातें। देन वी हैव द एसे पेपर, राइट? तो एसे के लिए हुँ, एसे के लिए मेरा जो अप्रोच था, वील कम टू दैट, उससे पहले आई विल जस्ट गिव अ लिटिल बैकग्राउंड कि मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है और कॉलेज टाइम में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। तो हाउ टू राइट लूसिडली एंड सिंपली वो चीज़ पे काम आप पहले से भी करके रख सकते हैं, स्पेशली फॉर दोज़ पीपल हू आर इन कॉलेज और जिन्होंने बिल्कुल शुरू किया है अभी प्रिपरेशन। तो प्रैक्टिस से आप अपनी राइटिंग स्किल्स जनरली यू कैन कीप गुड। बट द थिंग इज़ कि यूपीएससी के एसे के जो का जो डिमांड है, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? सो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज़, जीएस का नॉलेज तो है ही है, उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो सब कुछ बिल्कुल है। Other than that, I identified the themes which were being asked in essay. अब तो philosophical हो गया है खैर, पिछले साल भी philosophical था, इस साल भी philosophical है. But those themes, they form the backbone of what you'll write in a philosophical essay as well. तो जो ऐसे थीम्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, है ना? वॉर, तो इन सारी चीज़ों पे मैंने एवरनोट पे एक-एक नोट बना लिया था और जब भी मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढूँ या किताबें पढूँ, तो कुछ भी ऐसे बहुत रेलेवेंट लगे किसी भी ऐसे थीम में, कुछ ऐसी बहुत अच्छी-सी कोई अच्छा-सा पैराग्राफ पढ़ा, कोई बहुत बढ़िया-सी आइडिया को मैंने देखा, कोई मूवी देखी व्हिच आई कैन रिलेट, कोई ऐसा गाना सुना व्हिच आई कैन रिलेट, नॉवेल्स, जो भी ऐसे नॉन फिक्शन बुक्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो भी ऐसी आती थी, आई जस्ट यूज्ड टू कीप एडिंग ऑन टू इट. So over the years, those notes became a very rich collection of content that I could write for my final essay. उसमें से बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. I will share all of these notes on my Telegram channel. तो you can also join that channel and आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आई थिंक प्रीति कुमारी AIR242 सर्च करने पे वो चैनल आ जाएगा. तो I'm going to share those notes as well. तो ये नोट्स एक तरह से वैल्यू एडिशन मेरा बन गया था फॉर
माय एसे एंड बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करती नहीं थी और एसे राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने की नहीं थी, तो द फर्स्ट एसे दैट आई रोट वाज आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स इन माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड आई रोट अ नंबर ऑफ एसेज फॉर प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस से चीज़ें अच्छे से बैठ गई। हाईएस्ट इस साल 150 गया था, आई गॉट 134, सो आई थिंक दे वर गुड स्कोर्स। तो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था अपने लिए एंड आई थिंक दिस फॉर्मूला कैन बी अ स्टैंडर्डाइज्ड थिंग दैट कैन वर्क फॉर एनीबॉडी। तो मैं शुरुआत करती थी किसी एनेक्डोट से या फिर किसी पोएम से, मोस्टली एनेक्डोट्स। फाइनल पेपर में जो मेरा सेकंड एसे था, उसमें मैंने एक छोटी-सी पोएम मैंने वहीं पे लिख ली थी 4-5 लाइन की और फिर एक एनेक्डोट भी लिख दिया था, तो मैंने दोनों चीज़ें कर दी थी। बट जनरली आई वुड बिगिन विथ एन एनेक्डोट और उसके बाद मैं क्या करती थी दैट आफ्टर द एनेक्डोट सो यू नो आई जस्ट शिफ्ट अ लिटिल बिट कि पहली चीज़ जो मैं करती थी ना, और ये कभी लोग इस बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, इसीलिए आई थिंक आई वांट टू मेंशन दिस फर्स्ट इज़ कि 12-13 पेजेज़ होते हैं उसमें। तो मैं पहले ऐसे पेज फ्लिप करके मेंटली मैं देख लेती थी कि कौन से पेज पे मुझे क्या करना है। सो द फाइनल पेज इज़ लेफ्ट फॉर योर फाइनल कंक्लूजन जो आप देते हैं। उसके पहले के 2 पेजेज़ फॉर लाइक योर जनरल वे फॉरवर्ड। उसके बीच के पेजेज़ फॉर योर बॉडी और शुरू के जो 3 पेजेज़ 2.5-3 पेज होता था, दैट यूज्ड टू बी फॉर योर प्री बॉडी, योर इंट्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स, है ना? तो नाउ वील कम बैक टू द स्ट्रक्चर। सो एनेक्डोट बता दिया। उसके बाद क्या होता था कि आई यूज्ड टू लिंक दैट एनेक्डोट टू द टॉपिक, है ना? और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी पर्सनलाइज़्ड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस एसे के टॉपिक की, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बट अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करके आई यूज्ड टू राइट अबाउट दैट। And I think that always differentiated my essay because it gave it a nice personal touch. उसके बाद मेरी कोशिश होती थी कि कोई भी ऐसी ऑल्सो बिकॉज़ मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो और एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को, इतने सारे थिंकर्स को। तो उसमें से कोई भी अगर आइडिया ऐसा है, जो मैं रिलेट कर सकूँ, तो मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में एक छोटे से पैराग्राफ में उसको कनेक्ट कर देती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉर की बात हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो हॉब्स का कोई आइडिया डाल दिए, है ना? कि लाइफ बीइंग शॉर्ट, ब्रूटल, you brutish and short and nasty. तो थोड़ा-सा दैट यूज्ड टू इंक्रीज़ द डेप्थ ऑफ व्हाट आई वाज़ राइटिंग, है ना? तो ऐसे छोटे-छोटे आइडियाज़ या गांधी जी की कोई आइडिया डाल दिया या फिर प्लेटो का कोई सिंपल सा आइडिया डाल दिया। अब जैसे पिछले साल का जो एसे का पहला टॉपिक था जो मैंने किया था, रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल। हीगल का कहा हुआ है ये कोट। बट उसको मैंने प्लेटो के एक कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा करके कनेक्ट करके बहुत सिंपल शब्दों में जो उनका एलिगरी ऑफ केव्स है, मैंने उससे थोड़ा-सा कनेक्ट करके एक सिंपल सा पैराग्राफ डाल दिया। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। द ओनली क्लॉज़ इज़ उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जार्गन्स नहीं डालने, सिंपल वर्ड्स में। So anecdote, then I used to link it to the topic of my essay. I used to try and add something about little bit about philosophy. उसके बाद जो उसका मैं एक छोटे से पैराग्राफ में बता देती थी what we are going to do in the essay and then I used to move to the body. बॉडी में 3-4 फ्रेमवर्क्स होते हैं, वही 3-4 फ्रेमवर्क्स मैं फ़ॉलो करती थी। समटाइम्स यू कैन कंबाइन 2 फ्रेमवर्क्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है टेम्पोरल, टाइम वाइज़ आप चलेंगे। दूसरा होता है आपका सोशल जो स्टैंडर्ड है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, दोज़ थिंग्स। उसके बाद एक और फ्रेमवर्क होता है, इंस्टीट्यूशन वाइज़ आप जा सकते हैं। executive, legislature, judiciary, media, fourth branch institutions. So these kind of things, fifth branch institutions, I'm sorry. So ये वाला अप्रोच भी आप एक ले सकते हैं टू टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ योर बॉडी एंड उसके बाद 2 पेज में 2 साइड्स ऑफ द पेज आई यूज्ड टू यूज़ फॉर सॉर्ट ऑफ अ वे फॉरवर्ड या फिर कुछ थोड़ा-सा चैलेंज बता के फिर आप एक फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें बताएँगे कि हाउ टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन सो यू कैन डू दैट। और जो एक फाइनल पेज होता है, जो लास्ट पेज, उसमें जो एक बहुत ही कोई ब्रॉड सिविलाइज़ेशनल आइडिया हो व्हिच यू कैन ऐड, दैट इज़ व्हाट यू मस्ट डू, है ना? मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी की एक्जिस्टेंस के बारे में जो सबसे बड़े-बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन्स हैं, आइडियाज़ हैं, उसके बारे में यू कैन ऐड थिंग्स। तो और ये सारे जो स्पेशली ये जो शुरू का पार्ट है, लास्ट का पार्ट है, उसके लिए मैं बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़, पोएम्स ये सारी चीज़ें रेडी करके रखती थी।
तो जैसे एक सेकंड जो ऐसे मैंने लिखा था व्हिच वाज़ ऑन देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो उसमें जे.आर.आर. टॉल्किन का एक छोटा-सा पोएम है। अ, सो मुझे वो उस समय याद था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे उसके लाइन्स बट वो मुझे याद था और मैंने वो 4-5 लाइन्स में उसी के साथ कंक्लूड किया। अदरवाइज़ आई आल्सो यूज्ड टू रिलाय अ लॉट ऑन भक्ति सेंस। आर्ट एंड कल्चर मैं कोशिश करती थी कि कंक्लूजन में कल्चर से मैं क्या ला सकूँ, उपनिषद से क्या ला सकूँ, भक्ति सेन से क्या ला सकूँ, कबीर के आइडियाज़, रविदास के आइडिया, सोयराबाई के आइडियाज़, तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। सो दिस वाज़ अबाउट दी एसे का थिंग। और एसे में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्म जब कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। उसमें आप एसे का टॉपिक लिख लीजिए और एक-एक जो वर्ड है एसे का, वो वर्ड जब आप पढ़ते हैं, तो उससे आपके माइंड में क्या चीज़ें याद आती हैं, सिलेबस से रिलेटेड, आउट ऑफ सिलेबस जो भी। तो जो छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, उसको आप उसी कीवर्ड के नीचे लिख सकते हैं एंड उसके बाद वन्स यू हैव डन दैट, तो यू हैव समथिंग व्हिच इज़ वेरी पर्सनल। जो मैंने कहा कि मैं एक पैराग्राफ अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लिखती थी, तो वो मैं उसी से डिराइव करती थी। एंड आई थिंक गिवन हाउ मच ऑल ऑफ अस आर स्टडिंग फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, वो जो पर्सनल कुछ एक लिखेंगे ना, वो स्टैंड आउट करेगा और वो अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट। और वन्स आई हैव रिटन दीज़ कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, तो फिर मैं क्या करती थी, तब मैं जो जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी एनेक्डोट्स हैं, ट्रांज़िशन स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मैं रेडी करके रखती थी कि बॉडी से बॉडी में जो भी चीज़ें लिखी मैंने, उसके बाद चैलेंजेस पे जाना है, तो क्या एक ट्रांज़िशन स्टेटमेंट हो सकता है। गांधी जी के कुछ भजन हैं जो उनको बहुत पसंद थे, जैसे वैष्णव जनते तेने कहिए या फिर उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। तो ये सब मैं लिख लेती थी, मतलब मेरे नोट्स में था, तो मैं वो याद करके रखती थी कि वो उसी समय जब ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ, तो नीचे वहाँ पे लिख दिया एंड देन आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट इट्स अ पार्ट ऑफ माय एसे। तो ऐसे के लिए ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म करना है, आइडियाज़ को एक जगह लाना है, उसको स्ट्रक्चर करना है और फिर जो फाइनल ऐसे आप लिखेंगे, उसका भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए व्हिच आई डिस्कस्ड। एंड मैं अपने ब्लॉग में आई एम गोइंग टू अगेन क्योंकि इस फॉर्मेट के लिमिटेशंस हैं, तो एक रिटन फॉर्मेट में भी आई विल शेयर ऑल ऑफ दिस एंड आई थिंक दिस कैन रियली हेल्प यू। आफ्टर दिस वी विल मूव टू हाउ टू अप्रोचिंग मेंस। मेंस की तैयारी कैसे करें? तो अगेन अब मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है, उसके हर एक सब्जेक्ट्स के एक माइक्रो अप्रोच हो सकते हैं व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन माय ब्लॉग। थोड़ा जीएस 1 का मैंने किया है, बाकी पेपर्स का भी मैं करूँगी। तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद से भी यू कैन डिस्कवर दिस बाय रीडिंग टॉपर कॉपीज़, टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ एंड एवरीथिंग। और आप देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जजमेंट्स, दोज़ थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, तो आप डेट डाल दीजिए, कुछ इवेंट्स डाल दीजिए, कंक्लूजन में कनेक्टेड टू इंडिया, इंडियन हिस्ट्री अगर कुछ ऐसे कनेक्ट हो सकता है, तो आप ऐसे कर दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दीजिए, है ना? और बाकी माइक्रो अप्रोच में हम लोग अभी नहीं जाएँगे। एक वाइड तरीके से देखते हैं कि कैसे मेंस जीएस 1, 2, 3, 4 को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो एक एंड आई विल से विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दिस इज़ अ फेल प्रूफ फॉर्मूला फॉर डूइंग योर जीएस कि सबसे पहली चीज़ है सिलेबस सामने होना चाहिए, सिलेबस के प्रिंट आउट्स निकालिए, सिलेबस रेडी है सामने। दूसरी चीज़ है पास्ट ईयर क्वेश्चन्स निकालिए, ठीक है? आई थिंक ला एक्सीलेंस का एक कंपाइलेशन आता है जो ऑनलाइन अवेलेबल है और मेरे पास एक विशाल पब्लिकेशंस की एक मार्केट में बुक आती है जिसमें मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चन्स हैं। स्पेशली आई थिंक जो फॉर्मेट चेंज हुआ 2013-14 के बाद, उसके बाद के क्वेश्चन्स पे फ़ोकस करिएगा, लेकिन उसके पहले भी क्वेश्चन्स देखिएगा टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थीम्स दैट आर बीइंग रिपीटेड, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि जैसे अगर जीएस 1 से हमने उठाया एक टॉपिक सेक्युलरिज़्म, है ना? तो सेक्युलरिज़्म आपने अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहे हैं या फिर एवरनोट पे नोट्स बना जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पे लिख लिया सेक्युलरिज़्म। देन द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी दैट यू गो एंड सी व्हाट आर द पास्ट ईयर क्वेश्चन्स बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक एंड यू राइट डाउन दोज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन्स, ठीक है?
और मैं क्या करती थी एंड आई रियली रिकमेंड इट कि जो यूपीएससी वाली शीट्स होती हैं, उसपे मैं वो क्वेश्चन लिख लिया मैंने। 3-4 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को रिपीट मत करिए, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चन्स को क्वेश्चन लिख लिया, वो खाली पेज साइड में रख दिया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, नोट्स होने चाहिए। किसी और के नोट्स से पढ़ रहे हैं, मार्केट से कोई नोट्स लिया या अपने नोट्स बना रहे हैं, जो भी नोट्स हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मेंस के जितने मेंस के जो नोट्स, हाँ, तो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने लिख लिया, हमने एक शीट पे साइड में रख लिया। देन नोट्स होने चाहिए और नोट्स क्यों होने चाहिए पता है? क्योंकि जब आप जीएस का पेपर लिखेंगे, जीएस 1, 2, 3, 4 वो जो सैटरडे और संडे होगा, जब सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे लिखेंगे आप और अगले दिन फिर आपको सुबह उठ के लिखना है, तो फिज़िकली मतलब आपकी बॉडी जवाब देने लगती है, आपका माइंड जवाब देने लगता है, ना आपको नींद आती है, ना आप ठीक से पढ़ पाते हैं। तो लेकिन उस समय भी आपको कुछ चाहिए हाथ में जो आप देख सकें जल्दी से, यू कैन जस्ट हैव अ कर्सरी लुक एट ऑल योर कीवर्ड्स, एट ऑल द डेटा एंड आई पर्सनली फ़ील कि उस वक़्त भी आप जो चीज़ें देख लेते हैं ना, बहुत बड़ा डिफ़रेंस पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें आप वो 2 दिन में आप जाके टैकल कर रहे हैं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप जाके वही पुराना जेनेरिक स्टफ़ लिख कर आ जाएँगे, है ना? तो आपके नोट्स उस दिन को ध्यान में रख के होने चाहिए। और आप मार्केट से नोट्स ले रहे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, किसी टॉपर के नोट्स रेफ़र कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी नोट्स हैं, आइडेंटिफ़ाई इट, कीप इट इन वन प्लेस। मेरे लिए मैं सारे नोट्स डिजिटली रखती थी क्योंकि मुझे नेक पेन होने लगता था अगर मैं ऐसे प्रिंटेड चीज़ें ऐसे देखूँ एंड मेरी स्पीड स्लो हो जाती थी। तो लैपटॉप पे या फ़ोन पे भी, आईपैड पे जिस भी चीज़ पे आपको पढ़ना है, तो मैं सामने रहता था, तो मैं जल्दी से ऐसे स्क्रॉल करके नीचे कर लिया एंड बस एक बार कर्सरी लुक डाल दिया। तो मैं अपने सारे नोट्स को डिजिटाइज़ करके रखती थी। आपके लिए जो भी वर्क करता है उसको आइडेंटिफ़ाई करिए एंड मेक श्योर दैट यू हैव योर नोट्स। नोट्स कैसे होने चाहिए? आपने जो पास्ट ईयर क्वेश्चन्स देखे हैं, उन पास्ट ईयर क्वेश्चन्स के जो डिमांड्स हैं, उसको फुलफ़िल कर लेने चाहिए। एट लीस्ट दैट इज़ योर बेसिक मिनिमम, ठीक है? उसके बाद फिर करंट अफ़ेयर्स पे आएँगे। लेकिन जो पास्ट ईयर क्वेश्चन्स हैं, उसके डिमांड्स फुलफ़िल करने चाहिए। एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी में अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, अच्छे एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए, कंक्लूज़न बढ़िया होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग हो, कोई बढ़िया-सा फ्रेज़ ऐड हो सके, कोई बढ़िया-सा मॉडल ऐड हो सके। कोई डायग्राम ऐड हो सके, कुछ मैप आ सके, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में देखिए एंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही बेसिक करने में निकल जाएँगे आपके साल। तो आप बस यही बेसिक करने की कोशिश करिए और नोट्स बनाइए, ठीक है? तो ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि वो जो जो शीट्स हैं जिस पे आपने वो क्वेश्चन्स लिखे हैं पास्ट ईयर्स, उसको मैं तो 2-2 बार कर लेती थी। एक बार ऐसे ही वो शीट्स लिए और आराम से विदाउट योर टाइमर जस्ट ट्राई एंड आंसर दोज़ क्वेश्चन्स, ठीक है? फिर अगले दिन एंड दिस इज़ समथिंग जो एक क्वेश्चन ये भी है कि रिविज़न कैसे करें? तो रिविज़न का सबसे बढ़िया फ़ॉर्मूला यही है कि अगले दिन सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पानी पीजिए, बैठ जाइए टेबल पे एंड जस्ट ट्राई एंड राइट दोज़ आंसर्स एंड डू इट इन अ टाइम्ड फॉर्मेट। तो वो इतना बढ़िया किक स्टार्ट भी हो जाता है। लोग पूछते हैं कि मोटिवेट कैसे करके रखना है? मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड। Nobody can stay motivated. You just need to, you know, create an ecosystem for yourself where you keep coming back to your table and chair and you enjoy doing what you're doing. ठीक है? So you sit in the morning next day and you write those answers with your timer on, and that becomes your रिविज़न ऑल्सो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई और सेक्युलरिज़्म का टॉपिक उठाया था ना, सेक्युलरिज़्म का टॉपिक हो गया, ठीक है? अब इसके बाद एक और स्टेप है, तो जैसे जो भी टेस्ट सीरीज़ आप फ़ॉलो करेंगे मेंस के लिए, उनका एक प्लान होता है। तो सेक्शनल के जो जो भी प्लान है, उसी प्लान के हिसाब से आपने पढ़ लिया या आप पढ़ लीजिए और वन्स यू हैव डन, अब जैसे अगर अक्सर क्या होता है कि सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शंस, जीएस 2 के ये सारे सेक्शंस को क्लब कर देते हैं किसी एक टेस्ट में। तो जब ये सारा सेक्शन हो जाए और ये सारा जो मैंने अभी 3 स्टेप्स बताए, वो सारे स्टेप्स आपने कर लिए, फिर आप एक दिन जाइए, इंस्टीट्यूट पे जाइए अपने और टेस्ट लिख कर आइए। एंड वन्स यू हैव डन दैट, देन दैट टॉपिक इज़ रेडी फॉर यू, ठीक है? बस इतनी सी ही चीज़ करनी है और आपके मार्क्स आएँगे, ठीक है? जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक पे काम करिए
and just do that for all your GS papers, and this is what is going to differentiate you, क्योंकि पास्ट ईयर से ही थीम्स रिपीट हो रहे हैं। मैं जब अपने थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी नोट्स अपने बना रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल GS2 पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए, तो मैं बस गई, मैंने पास्ट ईयर्स देखे सारे, आई आइडेंटिफाइड ऑल द थीम्स, मैंने उन सब पे नोट्स बना लिए, एंड बिलीव मी, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं उसके बाद कि फिर जो आप उस नॉलेज से नहीं एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है? इस साल का भी जो पेपर आया था, उसमें भी कितने सारे क्वेश्चन्स थे। वो नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि यू कैन answer all types of questions from that, and I'll share all of my notes on my Telegram channel, so you can refer to that, refer to it, use it as a reference कि आपके नोट्स में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव हों, इतने मल्टी डायमेंशनल हों कि जो ऊट-पटांग क्वेश्चंस भी आते हैं, जो लोगों को ऊट-पटांग लगते हैं, जो बाय द वे हैं नहीं, वो एक्चुअली पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, वो पास्ट ईयर थीम से रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से एड्रेस कर सकें। ठीक है? So GS 1, 2, 3, 4 के लिए please just follow this. Look at the past year questions. Keep your notes ready. Read them. Internalize them. Write past year questions at your home. Then go and write a test on it. That is it. You will be done and you will get good scores in your mains. ठीक है? दूसरा एक चीज़ जो है कि जो रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर साल आते हैं मेंस में, फाइनल पेपर में, उसको कैसे एड्रेस करना है? प्लीज़ रिमेंबर, सबके लिए रैंडम है, सबके लिए आर्बिट्रेरी है, किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ जाकर लिख देना है बस। उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे कुछ आता है, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ कॉमन सेंस से कुछ चीज़ें लिखाइए, है ना? इंट्रोडक्शन कुछ दे दीजिए, उसको डिफाइन कर सकते हैं बस तो डिफाइन कर दीजिए, बॉडी में कुछ चीज़ें, कुछ करंट अफेयर्स से लिख दीजिए, कुछ कंक्लूजन पे डाल दीजिए। तो जो बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे भी ये नहीं करना है कि क्वेश्चन छोड़ के आ गए या कुछ नहीं लिख के आ गए, है ना? तो कुछ लिख कर आ जाइए 1, 2, ढाई मार्क्स कुछ जो उसके मिल जाएँगे। वही 1-1 मार्क्स मिलके इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना? और जीएस मेंस के लिए आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ द अप्रोच दैट मस्ट बी फॉलोड, और इसको करने से आई थिंक चीज़ें बैठ जाएँगी। So that's it. Baki micro approaches about every topic and subject, I've discussed it in my blog and I'm going to write more blogs about it, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको वहाँ पे एड्रेस कर पाऊँगी। फिर आते हैं ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ उसमें लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करें, है ना? और मेरा ऑप्शनल क्या था? क्या वही मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था? तो आई विल जस्ट एड्रेस दैट। तो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है और मेरा ऑप्शन भी पॉलिटिकल साइंस था। तो मेरे लिए इट वाज़ अ नो ब्रेनर कि मुझे यही ऑप्शनल लेना है। बट अगर आप ऑप्शनल आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या ऑप्शनल लेना है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जो मैंने देखे हैं, कुछ जो मैंने सुने हैं, तो आई विल जस्ट शेयर दैट विथ यू। एक सबसे अहम पैरामीटर ये है कि आपको पसंद आना चाहिए वो सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए सब्जेक्ट। ऑप्शनल इज़ अ लेबर ऑफ लव, ठीक है? आपको बहुत प्यार से उसको सींचना पड़ता है, एक पौधे की तरह आपको उसमें रोज़ जाके कभी पानी, थोड़ा-सा खाद, बहुत सारा प्यार आपको उसमें जाके देना पड़ता है, तभी जाके वो का ऑप्शनल का पौधा एक पेड़ बनेगा, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रख के कि आपको कितना ज़्यादा टाइम उस ऑप्शनल के साथ स्पेंड करना है, please choose an option which is of your interest. Look at the syllabus, look at the past year questions and then decide what you want to follow. एक और पैरामीटर ये भी होता है जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, समथिंग दैट मतलब बहुत सारे लोग को नहीं भी बैठेगा, बट यू नो सम पीपल आर दैट कैलकुलेटिव विथ थिंग्स एंड दैट रियली वर्क्स फॉर देम, कि आप ये देख लीजिए कि कौन-सा ऐसा ऑप्शनल है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा चूज़ करना है, इंटरेस्ट में सब कुछ है। तो ये देख लीजिए कि किसके लिए गाइडेंस अच्छी अवेलेबल है, किसके लिए नोट्स अच्छी अवेलेबल है, किसके अ, मतलब कौन-सा ऐसा ऑप्शनल है व्हिच इज़ यू नो वर्किंग आउट फॉर पीपल। तो यही एक और देख सकते हैं, मतलब आई वुड नॉट पर्सनली रियली espouse दिस, बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट पीपल डू। फिर ऑप्शनल को करना कैसे है, ठीक है? तो ऑप्शनल की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात ये है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन्स हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से रिपीट होते हैं। मतलब बिल्कुल
प्यार से रिपीट होते हैं बहुत अच्छे से. So you can actually identify what kind of questions will be asked, what are the topics which are important, and you can model your preparation around it. Even the kind of questions that are asked, the pattern does not change much. ठीक है, बट वही है कि मेहनत तो लगेगी, तो मेहनत कैसे करनी है? सबसे पहली चीज़ ये होती थी मेरे प्रिपरेशन में कि आई यूज्ड टू ट्राई एंड मेक श्योर कि मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए जो भी करना पड़े, यूट्यूब वीडियो देखना पड़े तो देख लो, कोई किताब अच्छे से उसका एक चैप्टर पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, आपने कोई क्लासेस जॉइन की हैं, वो क्लासेस अच्छे से करनी है तो कर लो, और ऐसे करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो उसके बाद जो भी आपका नोट्स है, जो भी आपकी अगर सम मार्केट से आपने कोई नोट्स लिए हैं, कोई क्लासेस आप कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सब समझ में आने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, ठीक है? तो दैट वाज़ वन थिंग। उसके बाद मेरा ये एम्फसिस होता था कि ऑप्शनल में मार्क्स किस चीज़ पे मिलते हैं, ठीक है? ऑप्शनल में मार्क्स इस चीज़ पे मिलते हैं कि आप एनालाइज़ कर पा रहे हैं अच्छे से आंसर्स, आपने स्कॉलर्स को कोट किया है, आप किताबों को कोट कर रहे हैं। डोंट ओवरडू इट, सिर्फ़ स्कॉलर्स को कोट करने से और किताबों को कोट करने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी अहमियत ज़रूर है, बिकॉज़ हाउ एल्स आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट योर ऑप्शनल के आंसर्स फ्रॉम योर जीएस के आंसर्स? So I used to make sure that my notes are enriched with those things, and like I emphasized for GS, नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स एक जगह पे रहते थे इसके भी। और एक और जो मैंने बहुत कंसिस्टेंटली एक चीज़ जो की थी वो ये थी कि मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने लिखे थे बैठ के, अटेम्प्ट किए थे। मैं इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाई थी, मैंने एनरोल किया था बट पिछले साल आई जस्ट कुड नॉट मैनेज टू डू इट, बट मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए थे एंड आई फेल्ट दैट केप्ट मी इन गुड फॉर्म। लेकिन व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ कि इवन इफ यू आर नॉट यू आर डूइंग योर पास्ट ईयर्स फाइन, लेकिन कुछ फुल लेंथ्स प्लीज़ लिखाइएगा इंस्टीट्यूट्स में या घर पे जैसे भी आप ऑनलाइन करें जो भी, टाइम्ड तरीके से, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग ना गड़बड़ हो जाए। मैं फ़ास्ट लिखती हूँ, मैंने मैनेज कर लिया किसी तरह, गॉड्स ग्रेस आई ट्राइड, इट वर्क्ड। लेकिन ऐसा हो सकता था क्योंकि मैंने टाइम टेस्ट नहीं दिए हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाता। थैंकफुली नहीं हुआ। लेकिन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सम टाइम टेस्ट्स, राइट? तो ऑप्शनल के लिए बस यही चीज़ें हैं कि conceptual clarity, notes should be enriched, and lastly, write past year questions and write tests which are timed, full length, proper, है ना? तो ये रहा। फिर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी में आपको बेसिक चीज़ ये समझनी है कि इट्स नॉट merely a test of everything that you know, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जानना है अंडर द सन, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ इन अ फॉर्मल वे, एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आपको सिंपल तरीके से जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं उसके आंसर करने हैं। बहुत ही प्यार से कंड्यूसिव तरीके से अंदर इंटरव्यू लिया जाता है। मेरा इंटरव्यू पहले दिन था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। पहली बार इंटरव्यू भी दिया और पहले दिन था, और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मुझे तो पहले दिन ले नहीं सकते, तो जो गैप मिला था मेंस के बाद उससे मैंने बहुत इंटेंसिवली प्रिपेयर किया नहीं। तो ये गलती नहीं करिए, ये चीज़ हमेशा अज़्यूम करके रखिए कि आपको बिल्कुल शुरू में भी इंटरव्यू का डेट आपका लग सकता है। तो जस्ट ट्राई एंड प्रिपेयर फॉर थिंग्स। थैंकफुली थोड़ी-सी चीज़ें मैं करती रहती थी। आई यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स विद माय फ्रेंड्स एंड ये सब कुछ। बाकी प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली इज़ कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें से ही क्वेश्चन्स मोर और लेस पूछे जाएँगे एंड करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डिस्कशन सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के एक पॉडकास्ट आता है, थ्री थिंग्स, व्हिच इज़ वेरी नाइस, अच्छे से एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को। सनसद टीवी पे कितने सारे डिस्कशंस आते हैं, तो वो सारे डिस्कशन सुनिए। दैट विल गिव यू एन एज एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स कि एक्चुअली चीज़ें चल कैसे रही हैं, है ना? वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में ये डिस्कशंस सारी चीज़ें करना, करंट अफेयर्स को ऐसे फ़ॉलो करना। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका ऑप्शनल है, वो लिखा रहेगा, तो अपने ऑप्शनल की चीज़ों को रिवाइज़ करिए, लेकिन दिस टाइम फ्रॉम अ डिस्टेंस, नॉट इन दैट डेप्थ, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। एंड जो पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, जो पिछले साल जो लोग गए इंटरव्यू देने, उन ट्रांसक्रिप्ट्स वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल हैं, तो हैव अ लुक एट देम,
ठीक है? और जो कीवर्ड्स आपके डैफ में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे डैफ में पॉलिटिकल साइंस है, तो उस ट्रांसक्रिप्ट में यू कैन जस्ट रन अ सर्च पॉलिटिकल साइंस, PSIR। तो जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसको थोड़ा देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ट्राई एंड कीप एन आंसर रेडी फॉर इट। समथिंग दैट हैज़ बीन रिकमेंडेड इज़ ऑल्सो कि आप क्वेश्चन्स को लिस्ट आउट करके उसके आंसर्स टाइप आउट कर लीजिए या कॉपी पेन से कॉपी में लिख लीजिए, एंड देन यू गोइंग टू टॉक अबाउट आपके जो आंसर्स होंगे वो फिर स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। आप हर बार उस आंसर को चेंज नहीं करेंगे और उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहेंगे। तो डैफ से आपने ऑप्शनल को ऐसे कर लिया, अपने होम स्टेट के बारे में चीज़ों को जानना, समझना, बेसिक फैक्ट्स, डेटा, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। आपकी जो हॉबीज़ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा-सा बैकग्राउंड स्टडी करना, उसमें से जो चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा-सा प्रिपरेशन करना, वो सब कुछ ज़रूरी हो जाता है। तो दीज़ आर द थिंग्स। प्रिपरेशन के टाइम में आई थिंक पर्सनली व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ कि जो एक पीयर ग्रुप ऐसा फॉर्म हो जाए जिसके साथ आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकें चीज़ों को, क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं ये सब, तो वो बहुत हेल्प करता है। वो करने का टाइम मेरे पास कम मिला मुझे और दैट वाज़ अ मिसिंग लिंक, लेकिन बट I think this is something that really works out for people. So this is something that you should try and do, or you can make your granular notes for the expected kind of questions that are being asked. एंड फाइनली जो भी मॉक्स आप देते हैं या जब आप फाइनल उसमें भी जाते हैं, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ कि आपने जो किया है, आप जो हैं, ठीक है? अगर आप एक ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन हैं, तो आप वो हैं, नोबडी कैन चेंज दैट, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। So just be honest and confident about it, and I think that's how interview is to be approached. Now we have some more questions here. I will try to very briefly address these, ठीक है? जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास पहले से, और फिर यहाँ चैट बॉक्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें से आई थिंक जो क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं, आई ऑलरेडी हैव सम ऑफ देम। तो मोस्ट प्रोबब्ली बाय द टाइम आई आंसर दीज क्वेश्चंस, ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की? तो मैंने कैसे की मैंने बता दिया आपको, है ना? पास्ट ईयर्स देखेंगे आप, उसको खाली पेपर पे लिख लीजिए, वो पेपर बगल में रहेगा, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद जाके उसको लिखिए, आंसर्स लिखिए, एक बार बिना टाइम करके लिखिए, फिर से एक बार टाइम करके लिखिए, और लिखने से ही होगा यार, और कोई तरीका नहीं है। और मेंस इज़ योर मेंस, दैट इज़ योर एवरीथिंग, ठीक है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज़ फाइन, बट मेंस में मार्क्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So for that you'll have to write, you'll have to do the rigor, and you'll have to do it every day. Yesterday I went for a discussion at a college, and वहाँ पे एक student ने मुझसे पूछा, she was doing her graduation in mathematics. So जो एक engineering background है, science background के लोगों की एक hesitation होती है mains answer writing पे, या they struggle with it. तो how to deal with it? How to deal with it is by practice. When I joined college, and college के बाद भी ऐसा नहीं है कि शुरू से मेरे आंसर्स बहुत बढ़िया होते थे, पर वो लिख लिख के टॉपर आंसर्स देखकर, टॉपर वीडियोस देखकर, मेंटोर से फीडबैक लेके, एक-एक करके इंक्रीमेंटली आई वर्कड ऑन एवरीथिंग। फॉर आंसर राइटिंग, फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट आपका जो स्ट्रक्चर है वो तो आप फॉलो करिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। उसके अलावा आप देखिए क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कोई मैप, कोई डायग्राम, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Another important thing is whatever arguments that you're putting in your body, try and substantiate it with examples. ठीक है? That really differentiates. And बाकी embellish your answers. थोड़ा सा स्टाइल लेकर आइए, थोड़ा से, इतना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतने सारे करंट अफेयर्स की चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ फ्रेजेस लेकर आइए एंड जस्ट इंटीग्रेट इट, है ना? जैसे पिछले साल GS3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इट वाज़ ऑन जीडीपी, ठीक है? अब जाके आप लिख कर आ जाइए जीडीपी के बारे में एंड एवरीथिंग, वो सब तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो उसका कंक्लूजन था, उसमें मैंने एस्थर डफ्लो एंड अभिजीत बैनर्जी की जो आइडियाज़ हैं, उसके बारे में लिखा, एंड दैट वी नीड टू लुक बियॉन्ड जीडीपी, वी नीड टू लुक बियॉन्ड GDP as an indicator. So, as somebody who wants to go into the field of public policy, and as somebody who we all aspire to be, which is civil servants, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर सोचना है और उस सोच को अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करवाना है ना? With by using these phrases and these ideas, ठीक है?
देन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं? यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। योर पीवाईक्यूज आर योर मैप, योर पीवाईक्यूज आर योर गाइड, योर पीवाईक्यूज आर योर मेंटोर्स, इट्स एवरीथिंग। ठीक है? यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कैसे करें? मेरा थोड़ा कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है। एनीवे, सो पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करने का तरीका यही है कि उसको बार-बार पढ़ते रहना है। और आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में थी, तो 2016 में, और उससे पहले भी मैं देखती थी, बट 2016 के टाइम से ना, जब भी अब जैसे एसए का पेपर चल रहा है, तो मुझे पता है कि एसए का पेपर हुआ है, 12-1 बजे तक कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पेपर डाल देगी, तो मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब मैं दिन में कुछ और कर नहीं पाती थी। आई जस्ट यूज्ड टू वेट कि वो पेपर अपलोड हो जाएगा, तो आई विल हैव अ लुक एट इट। तो उसको देखते-देखते रहने से, और तब मैं अपने आप को बस यही कहती थी कि एक दिन मुझे इस पेपर के लायक बनना है। मुझे इतनी चीज़ें आनी चाहिए कि आई कैन एड्रेस एंड आंसर दीज़ क्वेश्चन्स। फिर ऐसे ही टॉपर वीडियोज़ देखती रहती थी, और टॉपर आंसर कॉपीज़ देखती रहती थी। टीना डाबी मैम के मैंने कितने आंसर कॉपीज़ देखे हैं। और उससे पहले क्या कहते हैं, अतहर सर के मैंने कितने सारे वीडियोज़ देखे हैं। सो और उन उन लोगों की कही बताई हुई बातें जो उस समय मैंने सुनी थी, वो मुझे अभी तक, मतलब पेपर्स जब मैंने लिखे, तब भी मुझे याद रहती थी। तो यही सारी चीज़ें एनालाइज़ करने का तरीका यही है कि इस एग्ज़ाम के बारे में और जानते-समझते रहिए, उसको बार-बार देखते रहिए, क्या-क्या रिपीट हो रहा है उसको देखिए, एंड देन यू विल बी एबल टू डिकोड इट, है ना? यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? 2017 के टॉपर हैं अनुदीप दुर्रे शेट्टी सर, मुझे उनकी एनालॉजी एक बहुत पसंद है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक एथलीट है जिसका कोई थोड़ा एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर उस एथलीट को एक प्रोफेशनल कोच मिल जाए, तो दैट ऑब्वियसली हेल्प्स, राइट? दैट ऑब्वियसली इम्प्रूव्स दैट पर्सन्स स्ट्रेंथ्स, दैट दैट पर्सन्स एबिलिटी टू अचीव मोर थिंग्स। तो पीवी सिंधु को गोपी चंद मिले, दैट्स व्हाई शी कुड बिकम पीवी सिंधु, राइट? So I'm not equating, I'm not trying to undermine the problems with the coaching industry, but all I'm trying to say is कि you can identify good places जहाँ से you can do some classes अगर आपको ज़रूरत लगे तो, जिस भी चीज़ में आपको ज़रूरत लगे, and I think that does help। कोई अब जैसे मुझे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, है ना, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में, इंटरनलाइज़ करने में दिक्कत होती थी। कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने बिल्कुल सिम्प्लीफाई कर दिया, और तब मुझे लगा कि वाह यार! मतलब मैं कब से इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रही थी, एंड समबडी जस्ट कम्स एंड सिम्प्लीफाइज़ इट। सो इट डज़ हेल्प। इतनी सारी चीज़ें करने को है, अगर कोई हेल्प आपको किसी भी सब्जेक्ट में लगती है, किसी भी स्टेज पे लगती है, टेक दैट हेल्प। देन यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? एनसीईआरटीज़ आर जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। जो लोग आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आप एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई कर लेंगे, झूठ कहते हैं, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि एनसीईआरटीज़ आर इनफ बाय देमसेल्व्स। दे आर जस्ट यूज्ड फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन्स वहाँ से फँस जाते हैं। एक बार शुरू में, आप अपने प्रिपरेशन के शुरू में, यू कैन जस्ट रीड इट। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हाँ, एनसीईआरटीज़ आर एवरीथिंग। जैसे ज्योग्राफी, आपने एनसीईआरटीज़ कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, है ना? तो बस वही है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर्स के लिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और मंथली मैगज़ीन्स अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो ईयर एंड कंपाइलेशंस कर लीजिए। विजन आईएएस इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड सोर्स फॉर इट, सो यू कैन फॉलो दैट। आपने कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स को फ़ॉलो किया? तो शुरू कॉलेज टाइम में मैं शुरू में हिंदू पढ़ती थी, फिर इंडियन एक्सप्रेस। प्रिपरेशन के टाइम में मैंने शुरू में हिंदू पढ़ा, बीच में मैं हिंदू पढ़ती थी और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ती थी। लेकिन एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, पिछले साल के अटेम्प्ट के पहले देयर वर फ्यू मंथ्स जब मैंने न्यूज़पेपर छोड़ दिया, और थोड़ी-सी इरिटेशन भी हो गई थी मुझे कि इतने साल से मैं हर रोज़ बैठ के न्यूज़पेपर खोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बट कुछ क्वालिफ़ाई तो हो नहीं रहा। तो व्हाट इज़ इवन द यूज़ ऑफ इट? देयर इज़ अ यूज़ ऑफ इट, ऑब्वियसली देयर इज़, एंड आई विल कम टू इट। बट द पॉइंट इज़ दैट न्यूज़पेपर्स आर, उनका पर्पस बस इतना है कि एक कंटिन्यूटी में क्या चीज़ें हो रही हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बैठ जाए, है ना? और नोट्स वगैरह बनाने में टाइम मत वेस्ट करिए। कुछ लोग बनाते हैं नोट्स, इट हेल्प्स देम, बट आई वुड रिकमेंड दैट डोंट डू इट।
व्हाट यू कैन डू बेटर इज़ कि जैसे जो डेली करंट अफेयर्स लोग अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, यू कैन जस्ट रेफर टू दैट एंड उसी को 1-2 बार पढ़ लीजिए। मतलब न्यूज़पेपर पढ़िए फॉर योर बैकग्राउंड। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उसको पढ़िए, डोंट इग्नोर इट। देन यू कैन रेफर टू एनी ऑफ दीज़ करंट अफेयर्स एंड उसके बाद लास्ट स्टेप इज़ योर मंथली और ईयर एंड कंपाइलेशंस, है ना? तो और अगर न्यूज़पेपर का रिकमेंडेशन मुझे कुछ देना है तो आई वुड से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से सिर्फ़ एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बिकॉज़ उससे भी क्वेश्चन्स अब बन रहे हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? आई वोंट आंसर दिस। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? आपको पता है कैसे पढ़ना है। जो फ़िज़ूल की चीज़ें हैं उसको मत पढ़िए। पास्ट ईयर क्वेश्चन्स जैसा मैंने बोला है कि आप पढ़ लेंगे पहले तो आपको पता है कि क्या फ़िज़ूल है और क्या फ़िज़ूल नहीं है। आउट ऑफ इंटरेस्ट आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए बट ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन, उसके बाद से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन, उसके पहले अगर कुछ करना है कॉलेज टाइम में, तो मैं 3-4 चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ है न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है। दूसरी चीज़ है कि वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन, लिखना आना चाहिए, कोई मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा, कोई भी चीज़ जस्ट simple language में you should be able to express yourself in writing that you can focus on verbal expression दोस्तों से बात करने में डिबेटिंग करने में कोई भी चीज़ जो भी प्लेटफॉर्म फोरम आपको सही लगे वर्क ऑन being confident of yourself and talking about what you feel something that's always a work under progress sometimes I still struggle with it लेकिन कॉलेज टाइम में इन सारी चीज़ों पे काम करिए और चौथी चीज़ होगी कि योर एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज़ थिंग यू नो चीज़ें हो क्यों रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसको समझिए, यू नो आस्क क्वेश्चंस, द व्हाट, द व्हाई, द हाउ, प्रॉब्लमेटाइज़ करिए चीज़ों को और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, आप पॉडकास्ट सुनेंगे, आप सनसद टीवी के डिस्कशंस देखेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन बिगिन विथ योर फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। देन डेली कितने घंटे मैंने पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंटली 8 घंटे के आस-पास पढ़ाई कर रहे हैं, 7 साढ़े 7 8 घंटे भी चल रहा है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। हफ्ते में टेक 1 डे ऑफ, 3/4 ऑफ दैट डे मतलब उस वो जो एक डे ऑफ होगा उसमें यू कैन जस्ट रीड योर न्यूज़पेपर्स एंड बाकी दिन प्लीज़ गो एंड डू व्हाटएवर यू लाइक एंड एन्जॉय। लाइफ़ वापस नहीं मिलने वाली है आपको। मैंने ये गलती की है इसलिए भी आई कैन से कि पहले के मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं उसमें आई हैड रियली आइसोलेटेड माय सेल्फ तो इट नेवर वर्क्स। मुझे लगता था मैं अपने आप को रूम में बंद कर लूँगी, एक दिन निकलूँगी यहाँ से ऑफ़िसर बन के, ऐसा नहीं होता है। तो आइसोलेशन नेवर हेल्प्स, सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और एक दिन कोई ऐसा होना चाहिए जब आप बाहर जाएँ, दोस्तों से मिलें, एन्जॉय योर डे आउट और बाकी दिन साढ़े 7-8 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ दैट्स इनफ। एक और चीज़ आई विल ऐड हियर इज़ कि एवरी डे इफ यू आर डूइंग दीज़ मेनी आवर्स उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम बच रहा है ना? तो उस टाइम में आपको बाकी जो भी करना है उस टाइम में लेकिन एक चीज़ आई वुड एम्फसाइज़ प्लीज़ ट्राई एंड डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज़ क्योंकि दैट कीप्स योर माइंड शार्प। उसके बिना ना एंग्ज़ायटी होगी, डिप्रेशन होगा, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, बहुत तकलीफ़ होगी लाइफ़ में, है ना? लेकिन इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक और माइल्ड जिम कर रहे हैं या साइक्लिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी कोई एक फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो यू विल डू मच बेटर एंड आई विल रिकमेंड दिस वेरी पैशनेटली। तो ये हो गया। फिर आपको यूपीएससी तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? सबसे पहली बात मेरा मानना है कि मोटिवेशन इज़ एन ओवररेटेड टर्म। ऐसी मतलब आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड इस एग्ज़ाम के लिए तब थी, जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी, व्हिच इज़ ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम एंड यू नो बिफोर दैट बहुत हाई रहता था मेरा मोटिवेशन। बट वन्स यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट देन यू रियलाइज़ कि nothing works. Nothing works except you sitting on your table, on your chair and table every single day and doing the work. तो instead of focusing on motivation, focus on creating an ecosystem. ठीक है? बिफोर इन ये इकोसिस्टम वाला पॉइंट आई विल एम्फसाइज़ इज़ कि
प्लीज़ बी क्लियर ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? बहुत ज़रूरी बात है, मतलब अपनी लाइफ़ मत बर्बाद करिए। अपनी लाइफ़ की सबसे ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ साल हैं, उसको मत वेस्ट करिए अगर आपको ये चाहिए नहीं तो, ठीक है? तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को समझिए, इस प्रोफ़ेशन को समझिए, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन-कौन से सर्विसेज़ आपको मिल सकती हैं, क्या आपको वो सब इंटरेस्ट कर रही हैं? क्या आपको वो काम इंटरेस्ट करेगा, है ना? या डू यू थिंक you'll be more happier in a corporate setup? At the end of the day, it is a job, ठीक है? It's a good job, but and it's a job which makes a lot of difference in people's lives, but at a personal level, it's also a job, and you can do a lot of good things in other professions also. इस एग्ज़ामिनेशन में फेलियर रेट इतना हाई है और इतने सारे साल आप इसमें लगाएँगे, इट्स ओनली वर्थ इट इफ यू रियली वांट इट, ठीक है? अगर नहीं भी चीज़ें वर्कआउट करी ना, तो लास्ट में आप ये तो बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए था, मैंने बहुत शिद्दत से मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, कुछ बेहतर होगा, है ना? कुछ बेहतर लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन के ये बहुमूल्य साल इसमें लगा रहे हैं, तो प्लीज़ बी वेरी क्लियर ऑफ योर व्हाई एंड इफ योर व्हाई इज़ क्लियर, देन यू विल फिगर आउट द हाउ एंड द हाउ इज़ बाय क्रिएटिंग अ गुड इकोसिस्टम। अभी हमने बात की कि कितने घंटे पढ़ना है, उसके बाद ये जो इकोसिस्टम है, उसमें कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ कि टाइम टेबल पे भी एक क्वेश्चन है इसके बाद कि टाइम टेबल कैसे बनाएँ, कैसे करना है? तो इट्स ऑल वेरी रिलेटेड, सो आई एम दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट फोकस ऑन मोटिवेशन, फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ये एक आइडिया है कि जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं जो आप मोस्ट प्रोबब्ली यू विल इग्नोर इट, प्लीज़ डू इट फर्स्ट, उसको कर लिया। ऑप्शनल डिफिकल्ट लगता है, ऑप्शनल पहले पढ़ लिया, है ना? और जैसे अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलिए, जैसे-जैसे शाम को एनर्जी कम होती जा रही है, तो डू दोज़ थिंग्स व्हिच यू एन्जॉय डूइंग इन द प्रिपरेशन, थिंग्स व्हिच आर नॉट सो difficult, which are not so heavy to do. For example, current affairs, you can keep it towards the evening and these kind of things. तो और टाइम टेबल में ब्रेक्स दीजिए अपने आप को। एक लंच ब्रेक हो सकता है 1 डेढ़ घंटे का। शुरू के टाइम में जैसे सुबह कुछ पढ़ लिया या कोई टेस्ट दे दिए जो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन्स का बोला, वो आपने कर लिया। प्रीलिम्स के टेस्ट दे दिए, तो सुबह के 3-4 आवर्स यू यूज़ इट लाइक दिस। लंच टाइम ले लिया, उसके बाद शाम को अगेन 2-3 आवर्स यू डू सम सीरियस स्टडी। उसके बाद आप करंट अफेयर्स कर लीजिए। कोई डिस्कशन सुनना है, डिस्कशन सुन लीजिए। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर टाइम टेबल। और इसमें ये तो डेली हो गया और जो वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर होगा, उसमें वन मोर रिकमेंडेशन आई हैव इज़ दैट इंटीग्रेट योर टेस्ट्स। Tests are very important for feedback, for knowing where you might be going wrong, what you can do better, for feeling good about the process. ठीक है? वरना लगता है कि अंधेरे रास्ते में बस चले जा रहे हैं, तो वो करना नहीं है हम लोगों को। सो दैट थिंग, ठीक है? तो इसी तरह से यू कैन डोंट फोकस ऑन मोटिवेशन, जस्ट फोकस ऑन व्हाई यू वांट दिस। इफ यू रियली वांट दिस, इफ यू रियली वांट टू डू इट, तो फिर लग जाइए, कर लीजिए। इकोसिस्टम बनाइए, मेक इट ईज़ी फॉर यू टू डू इट। कट डाउन ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस। देयर वाज़ देयर वाज़ अ फेज़ ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जब मैंने फ़ोन का सिम फेंक दिया था कहीं पे, मैंने फ़ोन फेंक दिया था। पिछले साल थोड़ी ज़्यादा समझदारी से मैंने काम किया था, तो मैं फ़ोन को अपने किचन में रख देती थी पूरे दिन। शाम को जाके मैं किचन से ले आती थी एंड दिस इज़ हाउ आई मेड इट ईज़ी। डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगे लाइफ़ में, तो यू कैन फोकस मोर ऑन योर स्टडीज़। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, मोटिवेशन सब कुछ हो गया। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी-कभी मोटिवेशन मिलता है, टॉपर्स के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखते हैं तो फ़ील होता है कि हमें भी यहाँ जाना है, तो उस तरह से भी काम करता है। मोस्ट ऑफ द इयर्स आई वाज़ ऑफ सोशल मीडिया। एक प्रॉक्सी अकाउंट से मैं ऐसे रैंडमली ऐसे देख लेती थी टॉपर्स के ऐसे प्रोफाइल्स, एंड आई यूज्ड टू फ़ील कि यहाँ जाना है, ऐसे करना है। ऐसे ही था। लेकिन 4th अटेम्प्ट वाले टाइम में मैंने आई यूज्ड टू यूज़ इंस्टाग्राम जस्ट टू सॉर्ट ऑफ स्टे कनेक्टेड विथ माय फ्रेंड्स, जो मेरे क्लोज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उन लोग से कनेक्टेड रहने के लिए। एंड आई वाज़ ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप, आई वाज़ यूजिंग इट टू स्टे इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। But it was only in my later attempt, after I had done a lot of that grueling, isolating work. तो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम इट, स्पेशली इन मतलब कॉलेज के जस्ट बाद और शुरू-शुरू में ना बहुत दिक्कत होती है। सबके लाइफ में अच्छा-अच्छा हो रहा होता है, अपनी लाइफ की बैंड बजी होती है, तो थोड़ा-सा दूर रहना इज़ बेटर, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। बट
when you feel, you can use it. I know friends who have used it throughout and they're doing well. So it also depends on person to person, but minimal use. यूपीएससी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है इसका। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? और जैसे मुझे अब पर्सनली पिछले अटेम्प्ट में ऐसे लगा कि जैसे जो लेक्चर्स वगैरह करने हैं ना, तो वो ऑनलाइन मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे कि पॉज़ कर लिया, आई टेक अ ब्रेक, देन आई कम बैक, आई कैन रिटेन थिंग्स बेटर। लेकिन जब टेस्ट लिखने की बात है, तो वो घर पे इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स बेटर टू गो एंड डू इट ऑफलाइन। सो हाइब्रिड थिंग्स ऑल्सो वर्क एंड योर ओन थिंग्स, आपका अपना तरीका। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं दिल्ली में ही रही हूँ, मेरी फैमिली यहीं रहती है, बीन इन दिल्ली सिंस स्कूल, दिल्ली इज़ माय होम। बट एक्सेप्ट फॉर द फेजेज़, जो एक फेज़ था व्हेन आई वाज़ डूइंग क्लासेस एट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड जब मैं टेस्ट लिखती थी, उसके अलावा तो मैं ओआरएन वगैरह बैरली गई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने से ही होता है, ठीक है? आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ील होता है, आपको कभी-कभी लोगों को लगता है लेफ्ट आउट लगता है, तो आप आकर देखिए कि कैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें आपको आपके प्रिपरेशन में ज़रूरी है। अगर कोई मतलब आपको लगता है पीयर ग्रुप यहाँ मिलेगा जिसके साथ यू कैन वर्क थिंग्स आउट, तो यू कैन ट्राई दैट। और बाकी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल इंक्लिनेशन, राइट? कि कुछ चीज़ें यहाँ पे यही आपको लगेगा माहौल है, आपको लगेगा कि ओह! इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है। तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंने ज़्यादातर पढ़ाई, मतलब जितनी भी रिगरस ज़्यादातर पढ़ाई किया, पढ़ाई तो मैंने घर पे ही की है। क्लासेस कुछ थे, वो भी अगर उस समय ऑनलाइन का ऑप्शन होता उतने अच्छे से, प्री कोविड एरा था वो, तो शायद आई वुड हैव प्रेफर्ड डूइंग इट एट होम इटसेल्फ। सो दैट्स द आंसर टू दैट। नोट्स कैसे बनाएँ? पास्ट ईयर क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द डिमांड्स, मेक श्योर दोज़ डिमांड्स आर बीइंग फुलफिल्ड, वैल्यू एडिशंस आर डन एंड it's accessible. It is in a format and it is in a place where you'll go back again and again and again. ठीक है? रिविज़न कैसे करें? हमने ये डिस्कस कर लिया है। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? सेम स्टफ। प्रीलिम्स की जब है बात, तो बार-बार पढ़ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना, निमोनिक्स बनाना, स्टिकी नोट्स पे लिख के आस-पास लगा के रखना और नोट्स थोड़े ऐसे कलरफुल बनाना, चीज़ों को उसमें डालना, हाइलाइट करना, ये सारी चीज़ें। मेंस की जब बात आएगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन्स करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, नोट्स को बार-बार देखते रहिए, टेस्ट लिखिए, याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने की यही है कि कहानी याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, इंटरनलाइज़ करिए उस चीज़ को एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स। आई एम मतलब बाकी लोग के कंपैरिज़न में कभी-कभी देखेंगे तो मैं चीज़ों को स्लो तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो पहला इटरेशन है ना, उसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगी, लेकिन वो मैं इतने अच्छे से इंटरनलाइज़ कर लूँगी कि उसके बाद मुझे याद रहेगा। तो वो मेरा पर्सनल अप्रोच था, सो यू कैन आइडेंटिफाई योर पर्सनल अप्रोच। आपकी तरफ से कुछ टिप्स? टिप्स तो आई थिंक मैंने सारे दे दिए, जितनी भी चीज़ें थी। इसके अलावा मैं बस यही कहूँगी कि ये एग्ज़ामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है सिर्फ़ इसलिए प्राइमरीली क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, फेलियर रेट इतना ज़्यादा है। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ आप देखते हैं जिसमें बहुत कम अटेम्प्ट्स में लोगों का हो जाता है और वो भी सच है और ये भी सच है कि लेटर अटेम्प्ट्स में होता है और स्ट्रगल दोनों में है ना? स्ट्रगल दोनों में है, आइसोलेशन दोनों में है, तकलीफ़ दोनों में है और कुछ ऐसे फ़ेज़ेज़ आएँगे लाइफ़ के जो you can't even imagine कि ऐसा भी हो सकता है। There will be times when you will be absolutely alone and your closest relationships and people closest to you, they won't be there. It's a simple brutal fact. And जो एक ही चीज़ आपके पास रहेगी वो रहेगी आपकी मेहनत। तो अगर आपने मेहनत की है तो प्लीज़ याद रखिए इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू या इस एग्ज़ामिनेशन के बियॉन्ड किसी भी और तरीके से आपको वो सब वापस मिलेगा, है ना? एंड एक और चीज़ ये है कि बी अ गुड पर्सन, स्टे अ गुड पर्सन, डू गुड डीड्स, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं करना एंड अच्छे से रहने से आई थिंक इवेंचुअली अच्छा ही होता है लाइफ में।
तो मेहनत करिए, उस पे ध्यान दीजिए एंड बाकी बिलीव इन योरसेल्फ। There will be times when nobody is going to believe in you. People will even make you not believe in yourself. ऐसे भी ऐसा भी हो जाएगा. But if you believe in yourself and what you're worth, then nobody can take that away from you. So please remember that. ठीक है? तो आई थिंक इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए हैं और इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस then you can reach to me on my Instagram handle, which is preeti.irs, and you can also join my Telegram channel where I'm going to share all my notes and my approach and everything that I know about this examination in much more detail. It's called Preeti Kumari AIR 242. So this is how we can stay in touch. ठीक है? Thank you so much, everybody, for joining in, and we'll end the stream.